ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। सबसे पहले डेट डाल देते हैं। 10 अक्टूबर 2024। ठीक है। तो देखिए 10 अक्टूबर 2024 आज की डेट है, आज की तारीख है। और आज से ही हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं ये दिल्ली पुलिस वाला बैच। ठीक है जी। तो इस दिल्ली पुलिस वाले बैच में ना जो भी है ना इंफॉर्मेशन मेरे को देनी है वो मैं आज की क्लास में आपको दूंगा। और जो भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो सकती है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। और इस एग्जाम के बारे में, इस बैच के बारे में सारी चीजें है ना मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके बाद है ना आपके जो भी डाउट होंगे वो सभी डाउट है ना मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है जी। तो इस क्लास को है ना हम एक नाम देने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है। इस क्लास को एक नाम दे देते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन क्लास। देखो, एक सिंपल सी बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इंट्रोडक्शन क्लास है ना हर एक बैच के शुरुआत में होना जरूरी है। क्योंकि है ना इंट्रोडक्शन क्लास में ही सारी बातें क्लियर हो जाएं तो वो बेहतर है। वरना जैसे जैसे ना क्लासेस आगे बढ़ती जाती हैं तो क्लासेस में कंटेंट कम या पढ़ाई कम, बातें ज्यादा होती हैं फिर। तो ये चीज है ना आपने भी नोटिस की होगी, ये चीज आपने भी नोटिस की होगी कि कई बार है ना हम जैसे किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसमें ना कंटेंट कम हो रहा है, बातें ज्यादा हो रही हैं। जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया सर एग्जाम कब होगा, उसी पर चर्चा हो रही है। सर है ना ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए। तो इस तरीके की बातें है ना जब क्लास के किसी कंटेंट के बीच में चलती है ना तो उससे टाइम वेस्ट होता है और टॉपिक भी डिस्टर्ब होता जाता है। तो इसीलिए ना मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई है। और वो स्ट्रेटेजी ये है कि जितनी भी जरूरी बातें हैं वो सारी की सारी बातें ना इंट्रोडक्शन क्लास में पूरी हो जानी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर अगर सपोज दैट कि हमें कभी क्लास के बीच में कोई डाउट आता है क्लास से हटकर या टॉपिक से हटकर, वो कैसे पूछेंगे आपसे? तो देखिए, उस डाउट को पूछने के लिए ना हम एक प्रॉपर तरीका रखेंगे। जैसे मान लो हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। तो जो क्लास हमारी चल रही है उस क्लास के लास्ट में 2 4 5 मिनट का समय डेली रखेंगे जिसमें आप क्लास से हटकर डाउट जो पूछना चाहें वो पूछ लीजिए। समझ में आ रहे हैं? जैसे सपोज दैट कि है ना हम अपनी नेक्स्ट क्लास से कंप्यूटर आर्किटेक्चर नाम का एक चैप्टर होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो वो जब डिस्कस करेंगे हम वहां पर, तो उसके क्लास एंड हो रही होगी तो लास्ट में 2 4 5 मिनट का मैं समय दूंगा आपको, और उसमें जो आप पूछना चाहें टॉपिक से हटकर वो पूछिए। बट आप बोलेंगे सर टॉपिक से रिलेटेड कब पूछना है, वो तो बीच में ही पूछ लीजिए जब टॉपिक चल रहा हो। उससे है ना रिलेटेड कोई एक नहीं 10 डाउट भी अगर आपको आते हैं तो क्लास के बीच में पूछिए। ठीक है। तो ये तरीका है ना हम अपने आने वाली क्लासेस में रखेंगे। समझ में आ गया सभी को? आज की क्लास है ना हम इंट्रोडक्शन क्लास रख रहे हैं, यानी कि एग्जाम के बारे में, बैच के बारे में, मैं अपने बारे में भी और आप सभी लोगों के डाउट के बारे में इस क्लास में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है जी। समझ आ गया सभी को? चलो, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है ना वो दिल्ली पुलिस का बैच है। ठीक है। अब इस दिल्ली पुलिस के बैच में है ना बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर, यानी कि मेरे को जिम्मेदारी दी गई है आप सभी लोगों को कंप्यूटर पढ़ाने की। ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा आने वाले समय में उसमें कंप्यूटर का जो वेटेज है ना वो टोटल 10 मार्क्स का है, यानी कि 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है। देखिए, मैं हमेशा से ये बात बोलते हुए आया हूं कि अगर आपका कोई एग्जाम है
जिसमें अगर एक दो क्वेश्चन पूछे जाने हो या दो चार क्वेश्चन पूछे जाने हो, है ना, तो आप थोड़ा बहुत है ना पढ़ के भी जा सकते हैं खुद से। ठीक है, कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिए, उससे भी बात बन जाएगी, है ना। एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चन छूट जाएंगे। बट है ना, अगर किसी भी एग्जाम में 10 नंबर का वेटेज है, अगर किसी भी एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज है या 15 नंबर का वेटेज है, 20 नंबर का वेटेज है, 25 नंबर का वेटेज है या 30 नंबर तक का वेटेज है, यानी कि 10 से लेकर 30 नंबर तक का जो कंप्यूटर पूछ लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में, है ना, जैसे सीजीएल की भी मैं बात करूं तो वहां पर सीजीएल यानी एसएससी सीजीएल में होते तो बेसिकली 20 क्वेश्चन ही है मेंस वाले पेपर में, पर उनके जो मार्क्स है ना वो 60 होते हैं, यानी 60 मार्क्स होते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। अगर मैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन ना मानूं, 1 नंबर का ही एक क्वेश्चन मानूं, तो 20 नंबर ही हो गए वहां पर भी, है ना। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम बात करें 10 नंबर से लेके 30 नंबर तक का कंप्यूटर अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा सिंसियर होकर इस एग्जाम को देना चाहिए, है ना। सिंसियर होकर थोड़ा सा इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 10 नंबर है ना किसी भी पेपर में बहुत बड़े वेटेज रखते हैं, मायने रखते हैं 10 नंबर। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इन 10 नंबर को नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, यानी आप सोच रहे हैं कि मैं क्लास से है ना, मतलब एग्जाम से है ना 2-4 दिन पहले, हफ्ते 10 दिन पहले ना थोड़ा सा देखना शुरू करूंगा और फिर मेरे 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अभी ये समझ लो कि जो लोग है ना कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पेपर देने जाते हैं जिनका पहले से ही कोई ना कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा हो, तो उनके है ना फिर मार्क्स फिर ज्यादा आ जाते हैं। ठीक, तो बस ये समझ लीजिए कि वो लोग जिनका कंप्यूटर का कभी भी कोई बैकग्राउंड रहा ही नहीं है, वो तो कम से कम है ना इसको थोड़ा सिंसियर तरीके से जरूर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे है ना कंप्यूटर को पूरे दिन में 4-4 5-5 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, ऐसा नहीं पढ़ना। आप पूरे दिन में है ना घंटे भर भी, आधा घंटा 1 घंटा निकाल लें अगर कंप्यूटर के लिए, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए, तो ये भी मोर देन सफिशिएंट है। बट रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। जो गाइडेंस मैं आपको आज की क्लास में दूंगा उस गाइडेंस को जरूर फॉलो करना पड़ेगा आपको। तभी आप ये नोटिस करेंगे कि जब आपका पेपर होगा और उस पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, तो आप 10 में से 10 नंबर ला पाएंगे, पूरे फुल में से फुल मार्क्स। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, मैं अपने बस एक रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस का, तो वहां पर जो भी लोग पढ़े हैं केरेविल से या मेरे से, उनके ना 10 में से 10 नंबर आ गए, यानी कि पूरे फुल में से फुल मार्क्स लेके आए वो लोग। तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी है ना, अगर बना के चला जाए तो फुल में से फुल मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैं है ना प्रॉपर तरीके से पूरा गाइडेंस मैं आपको आज की क्लास में देने जा रहा हूँ, और इस गाइडेंस को जरूर फॉलो करिए, डेफिनेटली आप है ना फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है जी, तो सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों एक बार वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। सारी बातें बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, सारी बातें मैं क्लियर करके जाऊंगा। पहले एक तरीके से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं बात करने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस बैच की, और इसमें कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को कंप्यूटर पढ़ाने के लिए दिया गया है आपके बैच में, और 10 नंबर का टोटल वेटेज होगा हमारा इस बैच के या इस एग्जाम में। ठीक है जी, देखो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो क्या रहेगी। देखिए क्लास की टाइमिंग है ना डेली रहा करेगी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, सुबह 10 से 11 बजे का टाइमिंग मेरे को मिला है, और इस 10 से 11 बजे के टाइम में हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में पढ़ लेंगे, बढ़िया है, सुबह सुबह का टाइम होता है, और क्लास में ये ना चीजें याद होती जाएंगी आपको। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो 10 से 11 बजे की टाइमिंग रहेगी हमारी डेली मॉर्निंग में, और ये क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे चला करेंगी, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ठीक है जी, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में भी रहता है कि सर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, यानी हम कितना पढ़ाई करेंगे इस कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए।
तो देखो मैं मान के चलता हूं कि अगर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, यानी कि अगर जितनी भी क्लासेस हम कर लें जिससे हमारे फुल में से फुल मार्क्स आ जाए, वो कितनी क्लासेस होंगी, तो ये मान के चलिए कि आप 20 से लेकर 25 क्लासेस तो मानिए ही, इतनी क्लासेस तो करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, टोटल 20 से 25 क्लासेस का कंटेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अब ये क्या चीज है, ये देखो 20 क्लासेस का, 20 से 25 क्लासेस का जो कंटेंट होता है वो है बेटा बेसिक कंप्यूटर का, इसे बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर। इस वाले पोर्शन में ना एक टॉपिक नहीं होता है यहाँ पर, वो क्या है, इस वाले 20 से 25 क्लासेस के कंटेंट में एमएस ऑफिस नहीं होता है। अब ये एमएस ऑफिस आपको पता ही है, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करना है तो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कंप्लीटली एमएस ऑफिस के नाम से बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अगर एक बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ा जाए तो 20 से 25 क्लासेस का होता है, इतने में है ना काफी सारी नॉलेज मिल जाती है। बट अगर हम एमएस ऑफिस को भी इंक्लूड कर लें, जिसमें आपके आपके एग्जाम में एमएस ऑफिस में केवल वर्ड और एक्सेल दो ही एप्लीकेशन पूछी जाती हैं, पावर पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं दे रखा, तो फिर उनके लिए आप कम से कम मान लीजिए कि 10 क्लासेस वो अलग से रखनी पड़ती है हमको एमएस ऑफिस के लिए। ठीक है, यानी कि प्लस मैं यहां पर 10 क्लासेस फॉर एमएस ऑफिस, 10 क्लासेस फॉर एमएस ऑफिस, ये मैं अलग से आपको बता देता हूं। क्योंकि देखो बात यह है मेरे भाई कि अगर आप है ना एमएस ऑफिस को पढ़ेंगे, है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब शॉर्टकट का मतलब कि आप एक दो क्लास में पूरा कर लो, कि एक दो क्लास में थोड़ी थोड़ी बातें को जान लो तो उससे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एमएस ऑफिस वाला ये जो टॉपिक है ना, ये आप ऐसे ही समझ लो जैसे मैथमेटिक्स होता है। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं करने, आपको यहाँ पर टूल्स और कमांड्स की जानकारी होनी चाहिए। इस बात को आप ऐसे समझ लो जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का बैच चैप्टर पढ़ रहे हो, और आप है ना राकेश यादव सर से या गगन प्रताप सर से ये बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में सर थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का बता दो, पूरा डीपली मत बताओ, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्या ऐसा संभव है? आंसर है ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लें और आप सारा का सारा सारे क्वेश्चन के आंसर दे दें। तो इसका मतलब यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही है ना आप कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यस और नो? यस। तो यह सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही है ना एमएस ऑफिस नाम का टॉपिक है, इसमें है ना कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने कई बार देखा है लोगों को, या कई बार है ना मेरे को कुछ लोगों ने ये बोला कि सर देखिए एमएस ऑफिस की है ना एक वो टीचर है, उन्होंने 2-3 क्लास में ही खत्म कर दिया। तो बेटा खत्म करने की बात है, खत्म तो है ना इस पूरे कंप्यूटर को भी 4-5 क्लास में किया जा सकता है, 8-10 क्लासेस में भी कंप्यूटर को खत्म कर सकते हैं। बट द मेन फैक्ट इज दैट कि उस खत्म करने से आपके एग्जाम में 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये भी तो मैटर करता है नहीं? तो देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, देखो खत्म करना एक अलग चीज होती है, आपको जल्दी जल्दी है ना चीजों को खींचना है, और बिना सेटिस्फेक्शन के साथ और बिना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए तो आप जल्दी जल्दी कुछ भी खींच के बता दो, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता के खत्म कर दो, लो जी खत्म हो गया। समझ में आई बात? बट अगर आप प्रॉपर तरीके से है ना पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, अभी आपका डेट अनाउंस नहीं हुआ है एग्जाम का, तो अभी आपके पास टाइम है अच्छा खासा, और उस टाइम के हिसाब से आप है ना धीरे धीरे पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे 10 में से 10 नंबर पूरे आ जाएंगे आपके। तो देखो बेटा मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 20 से 25 क्लासेस का जो कंटेंट है वो होता है बेसिक कंप्यूटर का। ठीक है जी, एडिशनल 10 क्लासेस है ना मैं एमएस ऑफिस की मान के चल रहा हूं, और इस एमएस ऑफिस में अभी है ना आपको केवल दो ही एप्लीकेशन पढ़नी है जो आपके सिलेबस में दी हुई है, एक तो एमएस वर्ड और एक पावर, एमएस वर्ड और एक्सेल, दो एप्लीकेशन है बस। समझ में आ गया? तो ये वर्ड और एक्सेल को पढ़ाने में टाइम लगता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स एंड कमांड्स हैं जिनको अगर आप याद करेंगे, दिमाग में रहेंगे, तभी आप इनके क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। इसीलिए ना मैं मैथमेटिक्स बोलता हूँ इसे कंप्यूटर का, इस वजह से नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल है, इस वजह से कि इसमें टूल और कमांड इतने हैं कि आप जब तक इन सारे टूल या कमांड के बारे में सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं,
तब तक आप एमएस वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। आप खुद से भी ये काम करके देखिएगा, जो दिल्ली पुलिस का लास्ट टाइम पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। एमएस वर्ड और एक्सेल के जो क्वेश्चन आए थे शिफ्ट में, उनके क्वेश्चन देख करके देखना क्या वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, है ना। तो ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन है ना आसानी से नहीं होते जब तक हम उनके उनके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़े। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। तो फाइनली ना टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का कंटेंट ये रहेगा। अब देखो मैं फिर से बता दूं, अगर कोई बेसिक कंप्यूटर पढ़ना चाहे, जो कि मैं 20 से 25 क्लासेस में खत्म करूंगा शुरुआत में, तो वो पढ़ लेना। अगर किसी का मन ये हो कि मैं एमएस ऑफिस नहीं पढ़ना चाहता, है ना, एमएस ऑफिस मेरे को नहीं पढ़ना, तो फिर है ना लास्ट में जो 10 क्लासेस करीब होंगी वर्ड और एक्सेल की, वो आप चाहें तो छोड़ दीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है। देखो मैं तो कराऊंगा पूरा सिलेबस, क्योंकि मेरे को कंप्लीट सिलेबस कराना है ताकि बच्चों के 10 में से 10 नंबर आए। ठीक है जी। तो देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अब टोटल मिला के कितनी क्लासेस होंगी, करीब करीब मान के चलो 30 से लेकर 35 क्लासेस होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 30 यानी 30 क्लासेस में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एमएस ऑफिस को सबसे लास्ट में रखेंगे, सबसे एंड में। ठीक, चलिए। तो फाइनली है ना दिल्ली पुलिस के बैच में 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। 10 नंबर का अलग से सेक्शन है, आपके मार्क्स जुड़ेंगे। इसके लिए जो हम पढ़ाई करेंगे वो सुबह 10 से 11 बजे होगी, मंडे टू फ्राइडे। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की संख्या लगभग 30 से 35 जाने वाली है। ठीक है जी। अब आगे देखो, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर इस पूरे है ना हमारे सिलेबस में, मतलब इस पूरे बैच में टोटल सिलेबस क्या कराया जाएगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट आपको सिलेबस की जानकारी दे देता हूं मैं, यानी हम क्या क्या पढ़ के जाएं जिससे ना हमारे दिल्ली पुलिस एग्जाम में 10 में से 10 नंबर पूरे आ जाए, है ना। तो देखो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ के जाना है वो होता है बेटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है जी, इसे कंप्यूटर की संरचना भी कह सकते हैं आप हिंदी में। तो सबसे पहला टॉपिक, या ऐसे बोलिए कि अगर हम बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो यहीं से शुरू होता है। आप है ना अपना कोई सिलेबस अगर देखेंगे और वहां पर ये लिखा हुआ आ रहा है सिलेबस में कि बेसिक फंडामेंटल पढ़ के आइए, बेसिक कंप्यूटर पढ़ के आइए, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ के आइए, इस तरीके के टॉपिक अगर लिखे हुए हैं तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाले टॉपिक से। इस बात को आप ऐसे समझ लो, इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो कंप्यूटर बाहर से और अंदर से है क्या एग्जैक्टली, ये सारी बातें ना हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद है ना जो चैप्टर हम क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, इसका नाम होगा मेमोरी यूनिट्स। इसे हिंदी में मेमोरी इकाइयां कहा जाता है। हमने कई बार है ना ये पेपर में क्वेश्चन देखा है कि पेपर में पूछ लेते हैं बिट बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, है ना, ये सब क्या होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमें कैसे क्लियर हो ताकि हमारा कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। तो इसलिए मेमोरी यूनिट्स यानी कि मेमोरी इकाइयां वाला जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, ठीक है, बहुत छोटा सी चैप्टर है, एक ही क्लास में खत्म हो जाता है, बट पूरा कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाता है इसमें कि बिट बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट में क्या डिफरेंस होता है। इसे खत्म करने के बाद है ना हम अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कंप्यूटर हार्डवेयर। देखो आज की डेट में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिसमें कंप्यूटर के सिलेबस में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसा लिखा हुआ ना आता हो। सभी एग्जाम में आता है, किसी भी है ना एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें जरूर लिखा आएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ के आइए। तो ये जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है ना उन सभी का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में पढ़ लिया जाता है। इसी में है ना कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। इसके बाद है ना एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर पार्ट में, जिसको कंप्यूटर मेमोरी के नाम से बोला जाता है। हिंदी में भी इसको मेमोरी ही बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें है ना हमें बेसिकली रैम के बारे में, रोम के बारे में, वर्चुअल मेमोरी के बारे में, कैशे मेमोरी के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, इनके बारे में जानकारी लेनी है। आप कभी भी है ना कोई मॉक टेस्ट देना या कभी भी कोई पेपर के क्वेश्चंस देखना, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखना, तो आपको डेफिनेटली है ना वहां पर ये लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा
कि आप है ना, मतलब उन क्वेश्चंस में आपको जरूर कहीं ना कहीं रैम रोम के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। रैम का क्वेश्चन, रोम का क्वेश्चन, कैशे मेमोरी का क्वेश्चन, ये अक्सर हमें देखने को मिलता है। इसलिए ना आपको कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर को पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है ना अगला एक और चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसमें बेसिक बेसिक जानकारी लेनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ठीक है जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बहुत बेसिक जानकारी लेनी है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कम रेयरली देखने को मिलते हैं आपके पेपर में। इसमें बस ये जान लीजिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है ना आपको मिल जाएगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर में। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है इंटरनेट। देखो आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आता है ना, उस ऑफिशियल सिलेबस में एक शब्द लिखा हुआ आता है डेटा कम्युनिकेशन। आप देखिएगा कभी ऑफिशियल सिलेबस जारी हो तो उसमें लिखा आएगा डेटा कम्युनिकेशन। अब उस डेटा कम्युनिकेशन में बेसिकली दो चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, एक तो है इंटरनेट और दूसरा होता है नेटवर्किंग। इंटरनेट और इसके बाद नेटवर्किंग, इन दोनों ही चैप्टर्स को मिलाकर है ना एक नाम बनता है डेटा कम्युनिकेशन। तो आपके ऑफिशियल सिलेबस में डेटा कम्युनिकेशन शब्द लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब कि आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी लेनी है और नेटवर्किंग के बारे में भी जानकारी लेके आनी है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसके बाद है ना एक और चैप्टर है जिसके क्वेश्चन है ना हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं, और वो होता है मालवेयर से संबंधित क्वेश्चन। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर वो बेसिकली प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर खराब हो सकता है ना। जैसे वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, रूट किट, लॉजिक बॉम्ब हो गया, ब्लेंडेड थ्रेट हो गया। तो ये सारे नाम है क्या चीज, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, तो इन सभी को कॉमनली है ना मालवेयर के नाम से बोल दिया जाता है। तो इसे बोल देते हैं हम सिक्योरिटी। अब देखो, सिक्योरिटी शब्द लिखा हुआ आ जाए, कंप्यूटर सिक्योरिटी लिखा हुआ आ जाए, या साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है। तीनों में एक ही चीजें ही पढ़नी होती हैं, वायरस, वॉर्म, ये सब चीजें क्या होती हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये चैप्टर तो हो गए आपके बेसिक कंप्यूटर वाले। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो बेसिक कंप्यूटर मैंने आपको बोला है, यानी कि जो 20 से 25 क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, 20 से 25 क्लासेस का सिलेबस है, वो है ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी संरचना, मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी वाली टर्म्स को आपको यहां पर पढ़ के जाना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये वाला जो कंटेंट खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन के बाद में करीब करीब 10 क्लासेस में, ऐसा हो सकता है 8 से 10 क्लासेस भी हो, 8 क्लासेस में ही खत्म हो जाए, क्योंकि केवल आपके एग्जाम में केवल वर्ड और एक्सेल पूछा जाना है, पावर पॉइंट नहीं पूछते आपके में। तो हो सकता है 8 क्लासेस में ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 10 में हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो 8 से 10 क्लासेस में वर्ड और एक्सेल को भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये इसमें से अगर कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। अब मैं आ गया ना थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दूं, जैसे कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर आप अपने बारे में भी तो बताइए। चलिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ, और इसके बाद एक 3 स्टेप स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करके चलना है, और आपके 10 में से 10 नंबर पूरे पक्के होंगे। ठीक है, चलो। देखो जी, मैं ना अपने बारे में भी आपको बता देता हूँ। मेरा नाम यतेंद्र निगम है। अगर आपने बैच के पोस्टर में, इमेज में अगर देखा हो तो वहां पे भी लिखा हुआ मिला होगा, यतेंद्र निगम मेरा नाम है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है बेटा वो है बीटेक। मैंने अपना बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया हुआ है आईटी स्ट्रीम से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मेरा जो बीटेक का बैच था वो 2007 टू 11 वाला बैच था, यानी कि 2007 में एडमिशन हुआ, 2011 में कंप्लीट कर ली। बीटेक 4 साल की होती है। ठीक है, अगर आप बीटेक लाइन से इत्तेफाक रखते हैं यानी जानकारी रखते हैं, तो एक एग्जाम होता है बीटेक लाइन में जिसे गेट कहते हैं। गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, है ना। तो ये एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया था, 2012 वाला भी और 2013 वाला भी, 2 बार क्वालिफाई किया था। ये एग्जाम क्वालिफाई करना भी है ना काफी
टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन में काफी टफ एग्जाम होता है ये। ठीक है, ये 2 बार क्वालिफाई किया, इसके बाद है ना कुछ टाइम तक जॉब भी किया मैंने, फिर उसके बाद टीचिंग में आ गया मैं फुल टाइम के लिए, और इस समय मैं फुल टाइम टीचिंग ही करता हूँ, यानी कि बच्चों को पढ़ाने वाला काम ही है। और पढ़ाते हुए भी मेरे को है ना 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है जी, यानी कि आप टोटल पढ़ाते पढ़ाते है ना मेरे को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और इन 10 सालों में है ना मैंने जो पढ़ाया है वो 2 तरीके से है। एक तो बेसिक कंप्यूटर, जो आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके अलावा टेक्निकल कंप्यूटर भी मैं टीच करता हूँ, जैसे कि जो बीटेक वगैरह के लेवल के एग्जाम नहीं होते हैं, जैसे कई बार कोई एग्जाम निकलता है और उस एग्जाम में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कि आपने बीटेक किया हो या बीसीए एमसीए किया हो, वही लोग केवल उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उस तरीके के एग्जाम को है ना उस एग्जाम को है ना बेसिकली टेक्निकल एग्जाम कहा जाता है, और उस तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैं कराता हूँ पिछले 10 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस में। तो बेसिक कंप्यूटर हो गया और टेक्निकल कंप्यूटर हो गया, दोनों ही टीच करता हूँ मैं। ठीक है, या टीच किया है मैंने। ठीक है जी। एक बच्चे ने लिखा है, सर आपने जॉब क्यों नहीं की? तो ये भी तो जॉब ही है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये भी तो जॉब है। और फिर एक बात ये भी है ना, देखो सीधी सी बात है कि अगर सारे के सारे लोग ही अगर जॉब कर रहे होंगे, जॉब का मतलब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। जॉब का मतलब है कि आपने जो आईटी से रिलेटेड कंपनीज होती हैं उसमें जॉब क्यों नहीं की, यही कहना चाह रहे हो ना। तो फिर आप लोगों को भी तो कोई पढ़ाएगा। जैसे गगन प्रताप सर हैं, उन्होंने भी तो बीटेक किया हुआ है। तो अगर वो गगन प्रताप सर बीटेक करने के बाद किसी मान लो कंपनी में जॉब कर रहे होते तो फिर आपको भी तो कोई ना कोई मैथ पढ़ाता। बताओ। तो पढ़ाने के लिए भी तो किसी ना किसी आदमी को ही आगे आना पड़ेगा, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो, वो भी तो कोई ना कोई पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। टीचर्स कहाँ से आएंगे फिर? ठीक है, चलो। तो ये था मेरे बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जो आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया। अब देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं ये है इंपॉर्टेंट बात जो अब बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जो सिलेबस है हमारा, यानी कि बेसिक कंप्यूटर वाला, और इसमें प्लस एक पॉइंट और जो कि मैं लास्ट में कराऊंगा, दैट इज एमएस ऑफिस। क्योंकि एमएस ऑफिस के है ना क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा घबराहट है ना बच्चों को उसी में होती है कि हमको तो सर समझ में ही नहीं आ रहा कि एमएस ऑफिस का क्वेश्चन क्या पूछा था पेपर में, है ना। तो एमएस ऑफिस हो गया, और ये बाकी का जो टॉपिक सिलेबस है, इसको कंप्लीटली करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो मैं बताता हूं। बेसिकली है ना मैंने 3 स्टेप स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान से एक बार सुन लीजिए। ठीक है, ये ध्यान से है ना एक बार सुन लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो यह है कि आपको है ना क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी। आपको क्लासेस देखनी ही है, क्योंकि देखो बिना क्लास देखे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं हो सकता। क्योंकि वो देखो वही वाली बात है ना कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप किताब यानी बुक से भी पढ़ सकते हो। आप बुक खोलिए, बुक से पढ़ना, रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। बट बात ये आती है कि बुक से है ना एक तो कितना पढ़ें, जितना रिलेवेंट है उतना हम पढ़ रहे हैं, या उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं ये नहीं पता चलता। दूसरी बात ये है कि हम है ना किताब से जब पढ़ते हैं तो आधी बातें तो समझ में आ रही होती हैं, आधी बातें केवल हम रट रहे होते हैं कि हाँ जी इसका मतलब ये था, बट वो क्लियरली कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा होता है ना। तो इसीलिए हम अगर एक प्रॉपर तरीके से क्लासेस देख लें, सुन लें, समझ लें, तो डेफिनेटली है ना हमें फायदा जरूर मिलेगा। ठीक। तो सबसे पहला स्टेप तो है ना किसी भी स्टूडेंट के लिए होना चाहिए कि क्लास को कम से कम एक बार तो सुने। मैं आजकल ये देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना क्लास नहीं देख रहे, केवल और केवल नोट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि सर नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, हम उसे पढ़ लेंगे। तो बेटा ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसे आप कोई किताब खरीद लेते हो और उससे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? भाई किताब खरीद ली, पढ़ने की कोशिश की और समझ नहीं आ रहा, ये उसी तरीके से हो जाएगा कि अगर आप किसी की पीडीएफ लेकर पढ़ना शुरू कर दो तो आधी बातें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले क्लासेस को देखना जरूरी है, वरना आपका पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठेगा नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कम से कम क्लास को एक बार देखना जरूरी होता है। इसके बाद सेकंड नंबर का स्टेप जो आपको फॉलो करना है, देखो बेटा,
ये बात है ना, देखो आपको भी माननी पड़ेगी कि जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको एक मतलब आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एक तरीका बनाया है, वो ध्यान से सुनना। आज की डेट में ना हर एक टीचर का, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक यूट्यूब चैनल होता है, सबका यूट्यूब चैनल है, और सब है ना यूट्यूब पर अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो उसी क्रम में मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, और इस यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। इस कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर नाम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, आज ही कर लेना। अब यहां पर आपको है ना दो चीजें फॉलो करनी है। एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन, हर यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी वाला सेक्शन दिखाई देता है। उस कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैं डेली बेसिस पर है ना क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, यानी क्वेश्चन डालता हूं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं, किसी ना किसी, जैसे चाहे वो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके है ना बीएसएफ के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी को केवल केवल अपने यूट्यूब चैनल में मैं PYQ डालता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं डालता। समझ में आ रहा है? यानी हर वो क्वेश्चन जो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला जाएगा वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले है ना आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना, तो वहां पर आपको एमसीक्यूज पोस्ट हुए मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको उन क्वेश्चन के नीचे है ना 4 ऑप्शन भी दिखाई देंगे, आप उनका उन 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को टिक करिए, और हैंड टू हैंड आपको पता चल जाएगा कि आपका वो आंसर सही था या गलत था। एक तरीके से आपको वही वाली फीलिंग आएगी जैसे आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है? तो डेली बेसिस पर आप है ना इस कम्युनिटी वाले सेक्शन को चेक करते रहना, वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आप है ना जब से चाहे, जब आपका मन हो तब से है ना आप इसे फॉलो करिएगा, इसको कम्युनिटी वाले सेक्शन को। मैं नहीं कह रहा कि आज से ही फॉलो करो, जब से आपका मन हो तब से फॉलो जरूर करना, क्योंकि डेली बेसिस पर कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, और आपको हर दिन 10 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। आप बोलेंगे कि सर वो 10 क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, उनको बता नहीं सकते कि उनको उनका आंसर कैसे ये वाला सही आया। तो देखिए मैंने है ना एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने ही यूट्यूब चैनल पर, और उस प्लेलिस्ट का नाम है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है जी। इस वाली प्लेलिस्ट में है ना अभी तक है ना आई थिंक 30 के आसपास कुछ क्लासेस होंगी, वो मैंने ऑलरेडी पहले कराई हुई हैं। उन क्लासेस, जितनी भी क्लासेस एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम वाली प्लेलिस्ट में है, वो सारी आपको देखनी है। आपको डेफिनेटली है ना एक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उन क्लासेस को देखने के बाद, क्या ना कि आपने कुछ सीख लिया है। बट ये क्लासेस भी आप तब देखना जब थोड़ी क्लासेस हो जाएं आपके बैच में, आपके बैच में मैं कुछ कंटेंट पढ़ाना शुरू कर दूं, उसके बाद देखना। ठीक है? तो यहां जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूं कम्युनिटी वाले सेक्शन में, उन्हीं क्वेश्चन का है ना एक वीडियो बनाकर है ना मैं यहां पर आपको करा दूंगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पता चल जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर ये था तो क्यों था, वो भी हैंड टू हैंड पता चल जाएगा। तो बस आपको ये करना है, यूट्यूब चैनल पर 2 चीजें फॉलो कर लो, एक कम्युनिटी वाला सेक्शन और एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन। ठीक है जी? इससे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आता है स्टेप नंबर 3, जो कि लास्ट स्टेप है। आप बोलेंगे सर जो कम्युनिटी वाले सेक्शन में आप क्वेश्चन डाल रहे हैं, या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्लास ले रहे हैं, इनका आप हमें पीडीएफ फाइल बना के नहीं दोगे, ताकि हम कभी अगर मन करे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें और फिर क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस कर लें? बिल्कुल जी। देखो आज की डेट में हर एक टीचर का, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना टेलीग्राम चैनल भी है, और आप सभी के मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में भी होगा, ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूं। टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन बहुत सही एप्लीकेशन है आज की डेट में। इस पर हर तरीके के नोट्स, हर तरीके की फाइल शेयर हो जाती है। आज की डेट में 90% बच्चों के मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन जरूर होती है। आपके फोन में इंस्टाग्राम है, आप चाहें तो डिलीट कर दो आज ही। आपके फोन में फेसबुक है, डिलीट कर दो आज ही। उनका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को रखते हैं अपने फोन में तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स हैं, सारी लगभग टीचर्स हैं जिन्होंने अपने अपने टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं। तो ये जो टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है, ये पिछले करीब 4-5 साल से बनाया हुआ है, और सभी बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। वो क्या है? टेलीग्राम चैनल भी है ना मेरा इसी नाम से है, दैट इज कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। कंप्यूटर बाय
यतेंद्र सर के नाम से है, और इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे ही आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पीडीएफ, आपको किसी टॉपिक की पीडीएफ, आपको है ना चैप्टर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। सारी की सारी पीडीएफ है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप बोले सर हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ना क्वेश्चन पीडीएफ फाइल में दे दो, तो एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। आप बोलेंगे सर कोई टॉपिक है, इस टॉपिक की कोई है ना, जैसे मान लो आपको लगता है कि मुझे क्लाउड कंप्यूटर पढ़ना है या क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक टॉपिक हो गया, ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप बोलें सर मुझे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पीडीएफ दे दो ताकि मैं उससे है ना रिवीजन कर सकूं, आपकी क्लास तो मैंने देख ही ली, इसके बाद मेरे को रिवीजन करना है, तो वो चैप्टर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यानी हर तरीके की पीडीएफ, हर तरीके की पीडीएफ है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये सब बिल्कुल विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कुछ भी पैसे वैसे या कुछ भी सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात समझ में आ गई सभी को? इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये टोटल मिला के 3 स्टेप स्ट्रेटेजी है, यानी कि 3 स्टेप केवल आपको फॉलो करने हैं, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में अगर 10 नंबर, वैसे तो हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं तो 10 नंबर का ही कंप्यूटर है ना पूछा जाना है वहां पर, बट अगर आपका कोई और भी एग्जाम है, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई बीएसएफ का एग्जाम हो, चाहे और भी कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसके लिए भी है ना आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा और कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो देखिए मेरे को जितना बताना था वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, और अब नेक्स्ट क्लास से यानी कि अगली क्लास से है ना मैं आपको सबसे पहला वाला चैप्टर यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला जो चैप्टर है ये पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है। एक बात और, ऐसा हो सकता है कि हमारे किसी ने कोई फेक चैनल बना रखे हो, यानी किसी ने कंप्यूटर भाई यतेंद्र सर के नाम से है ना कोई फेक चैनल बना रखा हो अपना ही, जो मेरा चैनल नहीं है, या कोई टेलीग्राम चैनल बना रखा हो, तो इसके लिए भी है ना मैं आपको एक बात बता दूं कि आप है ना इन दोनों चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हो, जो मेरा ओरिजिनल वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो क्लियर है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कभी ऐसा हो, कभी ऐसा हो कि आप है ना इन दोनों चैनल से, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी क्लास देखने के बाद, इनसे नहीं जुड़ पा रहे हो, तो आप एक चाहें तो नंबर नोट कर लो मेरा, दैट इज 8448832987। ये नंबर है ना मेरा नंबर है, ठीक। और ये केवल और केवल है ना मैसेज आप इस पर कर सकते हैं, इस पर कॉल नहीं लगेगी। आप इस पर यही इसी नंबर से वैसे मेरा है ना ये टेलीग्राम भी चलता है और इसी से मेरा व्हाट्सएप भी चलता है। तो अगर किसी को मेरे ये ऑफिशियल चैनल नहीं मिल पा रहे हो तो आप इस नंबर पे चाहें तो व्हाट्सएप पर, चाहे टेलीग्राम, जिस पर भी आप चाहें आप मुझे मैसेज कर देना, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है ना कई बार स्टूडेंट्स भी या कोई भी है ना हमारे नाम से चैनल बना लेता है, हमारी ही फोटो लगा देता है, तो उस कंडीशन में ना जो ऑफिशियल चैनल है उससे आप जुड़ पाएंगे। आप चाहें तो टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पर, या व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप, किसी पर भी आप अपने बैच का नाम लिखकर मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे, ठीक है जी। तो मेरे जो ऑफिशियल लिंक हैं वो आपके पास आ जाएंगे, नोट कर लेना इस नंबर को, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से ना जो भी गाइडेंस मेरे को आपको देना था वो मैं आपको दे चुका हूं, इस बैच के बारे में, अपने बारे में, सिलेबस के बारे में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस होगी इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। अब आपके जो भी डाउट हो पूछिए, और नेक्स्ट क्लास से हम अपना सबसे पहला वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना। पूछिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सामने, मैं सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतनी जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं। एसएससी के लिए पढ़ सकते हैं, हाँ बिल्कुल। कीर्ति शर्मा जी,
एसएससी की अगर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के मेंस में है ना कंप्यूटर पूछा जाना है, क्वालिफाई करना है आपको, तो उसके लिए आप यहाँ से तैयारी, ये जो क्लासेस है ना ये एसएससी के लिए भी काफी हैं, एसएससी में भी काम करेंगे, है ना। बीएसएफ का एग्जाम कवर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बीएसएफ का जो एग्जाम है उसके लिए भी है ना ये सिलेबस काम कर जाएगा। और पूछिए। सर एमसीक्यू क्लास में ही होगा? नहीं, एमसीक्यू नहीं होगा, फिर अगर एमसीक्यूज भी क्लास में कराएंगे ना तो फिर बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगे, क्लासेस की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी ना अगर आप एमसीक्यूज भी क्लास में करेंगे। तो बताया ना, एमसीक्यू करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो बस, और कुछ नहीं करना, 3 स्टेप फॉलो करने हैं बस। आपको बैच में क्लास देखनी है, आपको यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, और टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी बस। सर जम्मू कश्मीर पुलिस में 20 नंबर का कंप्यूटर आता है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में अगर 20 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाना है तो वो भी आप इससे पढ़ सकते हैं, काफी काफी हद तक हो जाएगा, है ना। नोट्स बनाने हैं, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही एक बच्चे ने। देखिए नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक सिंगल चीज भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास से जैसे ही पढ़ाना शुरू करूंगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर, आपको एक सिंगल नोट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सारे के सारे चैप्टर टॉपिक की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर मेरे, वहां से आप उन्हें प्रिंट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या मोबाइल फोन में, टैबलेट में, या कंप्यूटर में जैसे चाहे पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी चीज की कोई पीडीएफ नोट करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ लोग अगर ये बोले नहीं सर मैं तो खुद से ही नोट करूंगा, तो आप खुद से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ाऊंगा ये मेनली तो दिल्ली पुलिस के लिए ही है। दिल्ली पुलिस में हमारा जितना भी सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस यहाँ पर पूरा कवर करना है। बाकी जो लोग और पूछ रहे हैं ना कि सर हमारा ये भी एग्जाम के लिए फायदा होगा या नहीं होगा, तो वो भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहे हैं। जैसे सपोज दैट बीएसएफ वाला जो एग्जाम देंगे आने वाले समय में लोग, अब उनका जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस अगर इस सिलेबस से मैच करता है जो मैंने अभी आपको समझाया, बोर्ड पर लिख के दिखाया था, तो वो आप इसको पढ़ लो। अगर मान लो बीएसएफ एग्जाम में कुछ और भी सिलेबस अलग से दे रखा है, या जम्मू कश्मीर के एग्जाम में कोई सिलेबस अलग से और दे रखा है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा यहाँ पर पूरा। यहाँ पर तो केवल मैं उतने ही टॉपिक और चैप्टर्स करा पाऊंगा जितने दिल्ली पुलिस वाले आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर कितने बच्चे लाइव हैं मैंने जब से क्लास अभी शुरू करी है, 1 सेकंड के लिए भी कमेंट सेक्शन रुक नहीं रहा है, तड़ातड़ है ना, कमेंट्स चलते चले जा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ अब तक कम से कम 1000 बच्चों के मैं तो नाम देख चुका हूँ, इतने नाम तो आ ही चुके हैं। और पूछे। सर सिलेबस कितने दिन में पूरा हो जाएगा? देखिए सिलेबस के लिए ही तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सिलेबस दिन से पूरा नहीं होता है कि इतने दिन में पूरा कर देंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस मान लीजिए, क्योंकि बीच बीच में ना कई बार तो कुछ छुट्टियां ही पड़ जाती हैं, जैसे आने वाले समय में अभी छुट्टियां हो जाएंगी दिवाली वाली की, तो वो थोड़ा गैप हो जाएगा, है ना। कोई दशहरे की छुट्टी हो जाती है, सैटरडे संडे की ऑफ रहती है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक ही केवल हमारी क्लासेस होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ दिन तो नहीं कह सकता, बट टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी वो मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डेड यानी कि वीओडी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, ताकि अगर आपको लगता है कि अपना सिलेबस जल्दी से पूरा करना है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस से भी पूरा कर सकते हैं। जहां तक मुझे आइडिया है कि रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको इस बैच में दी जाएंगे। और पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है सर आप बहुत शांत हो देखिए मेरा जो नेचर है वो सॉफ्ट नेचर है, मतलब मैं कोई है ना हपड़ सपड़ मचाने की कोशिश नहीं करता, या फिर है ना जो नहीं हल्ला मचाते हैं ये हुआ वो हुआ, तो वो मेरी आदत नहीं है। मैं बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ आपको चीजों को समझाऊंगा, और मैं ये डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि कम से कम है ना 90% चीजें है ना आपको क्लास में याद हो जाएंगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपको है ना ज्यादा से ज्यादा 1-2 बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, वरना 90% चीजें तो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी। और बताइए। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन, देखिए अभी तो मेरे को भी कोई जानकारी नहीं है कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, बट हाँ इतना है कि आने वाला समय में जल्दी ही जारी होगा दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन, और आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा।
तो उस एग्जाम को देने से पहले आपकी एक प्रॉपर पूरी तैयारी होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि जब है ना दिल्ली पुलिस का कोई नोटिफिकेशन आएगा तभी से तैयारी करना शुरू करेंगे। आप पहले से प्रॉपर अपनी कमर कस के रखिए, आप अपनी तैयारी दुरुस्त करके रखिए, ताकि जैसे ये फॉर्म निकले, एग्जाम शुरू हो, मतलब एग्जाम का डेट आ जाए और आपका एक बेहतर एग्जाम हो जाए। ठीक है। राजीव जी ने लिखा है सर एमएस वर्ड होगा। हाँ, एमएस वर्ड भी होगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सिलेबस लिखकर बताया था, जिसमें एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल केवल 2 ही टॉपिक मैं कराऊंगा। वैसे एमएस ऑफिस के अंदर एक तीसरा टॉपिक भी होता है जिसे पावर पॉइंट कहते हैं। वो पावर पॉइंट वाला टॉपिक है ना, आपके ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ नहीं आता है। अगर आप पहले का नोटिफिकेशन भी अगर कोई देखेंगे दिल्ली पुलिस का, तो उसमें पावर पॉइंट लिखा हुआ नहीं देते वो लोग। वो बोलते हैं वर्ड और एक्सेल पढ़ के आइए। और यही चीज हमें एग्जाम में देखने को भी मिलती है, केवल वर्ड और एक्सेल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर हिंदी में कराना, हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करके पढ़ाता हूँ। ठीक है जी। देखो एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी है ना कंप्यूटर का कंटेंट होता है, शब्द जो होते हैं कंप्यूटर के, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग सेम ही होते हैं ज्यादातर। जैसे सपोज दैट कि अगर मैं आपके सामने ना मॉडेम नाम का एक शब्द लिखता हूं, ठीक है, ये इंटरनेट नेटवर्किंग वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो मॉडेम को हिंदी में भी मॉडेम ही कहेंगे। ठीक है। बट अगर मान लो मैं कोई टॉपिक आपको समझा रहा हूं और उसमें इंस्ट्रक्शन नाम का कोई शब्द आता है, तो इसका है ना हिंदी होता है, दैट इज अनुदेश। ठीक है ना। तो जहां पर मॉडेम को मॉडेम ही कहा जाता है हिंदी में, उसका कोई हिंदी नाम नहीं है, तो अगर मैं ये ना भी लिखूं तो भी तो काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। बट अगर जैसे इंस्ट्रक्शन नाम का कोई शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है अनुदेश, तो हम इसको ब्रैकेट में अनुदेश ही लिखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। दूसरी बात, जो परिभाषा होती है, डेफिनेशंस होती हैं, वो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखकर बताऊंगा। ठीक है। और पूछिए। अंकित जी आपका नाम भी लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, सभी का नाम। सोनल, नाम ही ले देता हूं सबका एक बार। अनिष्का, जयवीर, प्रतिभा शर्मा, सुमित कुमार, तुलसी कुमार, मोहित गुज्जर, मोनी, संदीप जी, संदीप काजल, समीर खान जी, सुमित कुमार जी, एम के जी, अमित यादव जी, मोहित गुज्जर जी, प्रिया जी, ओमकार, तुलसी, वर्षा, नैनी, हिना, निशा, मोनी। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। ठीक है जी, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी नाम मेरे सामने गुजर रहे हैं, तो सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। बाकी सभी को नमस्कार, सभी को। ठीक है, आई होप सो, है ना। मैं आपको है ना जितना बताना चाह रहा था वो मैंने आपको सब गाइड कर दिया है। तो ठीक है जी। तो आपको आई थिंक है ना, आपको आइडिया लग गया कि क्या चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से ये कंटेंट, ये सिलेबस पूरा होगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में, जिसमें प्रॉपर तरीके से जो हमारा सिलेबस है उसका सबसे पहला वाला चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टार्ट करूंगा और पढ़ना शुरू करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। जैसे जैसे मैंने चैप्टर्स के नाम आपको लिखकर बताए थे, वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है जी। और क्या बोलना है, हाँ देखिए, अगली क्लास से वही तरीका रखेंगे जैसे मैंने कि इस क्लास की शुरुआत में बताया, कि जब हम क्लास पढ़ रहे होंगे, क्लास शुरू हो चुकी है, तो उस बीच में केवल और केवल क्लास से संबंधित ही डाउट डिस्कस करेंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके आज कोई डाउट पूरे ना हो पाए हों, तो आज जैसे नेक्स्ट क्लास से मैं पढ़ाना शुरू जब करूंगा, आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा, तो हर क्लास के लास्ट में 2 4 या 5 मिनट का समय रखेंगे, जिसमें जो भी डाउट आप पूछना चाहें, जो भी दिमाग में आए वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो यही पैटर्न रखेंगे, यानी कि 55 मिनट प्लस 5 मिनट, यानी कि 55 मिनट प्लस 5 मिनट। ठीक है। यहां पर क्लास करेंगे 55 मिनट में, और क्लास से संबंधित सारे डाउट करेंगे, और लास्ट के 5 मिनट में केवल और केवल कोई भी डाउट हो आपका, वो वहां पर डिस्कस कर लिया करेंगे, टॉपिक से संबंधित हो, टॉपिक से हटके हो, जो भी हो। ठीक है जी। तो आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और एक सिलसिलेवार तरीके से तैयारी करेंगे। डेफिनेटली आपको जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो और अदर जगह से बेहतर ही आपको लगेगा, बेहतर ही समझ में आएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे तो। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद।